वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड वर्किंग डूइंग वेरी वेल। सो welcome everyone to the new class of the very important subject of your SSC JEE. In fact, whatever the subject we have studied after building materials, this subject is going to be equally important than building materials in case of SSC JEE exam. है ना? Highway and in fact soil is not that much important as this subject is important. If you ask me about the marking, then definitely building materials, only building materials I'm talking about, not the construction part, not estimation part. Then building materials will be definitely approximately around 15 marks. Then after that 9 marks to 10 marks of this subject surveying. Then highway and soil including approximately 15 marks. So what I can say is our 4 subject is carrying 40 to 45 marks in entire 100 marks. तो आपका 40% जो हिस्सा है पूरे सिलेबस का वो इधर से ही आएगा, ठीक है? 40 से ज़्यादा ही आएगा इनफैक्ट, ठीक है? करें, स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। एवरीबडी प्लीज टेल मी, कैन वी स्टार्ट? अब भाइयों और बहनों सभी लोग आपस में अपने जो भी दोस्त लोग हैं आपके उन सबको मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो कम से कम इसकी क्लास अटेंड करने आ जाए, ठीक है? कम से कम इसी की क्लास अटेंड करने आ जाइए। इतने सारे लोग आते थे बीएमसी में, इतने सारे लोग आते थे सॉइल में, उसके बाद से तो अपना आतंक ही खत्म हो गया लगता है। ऐसा भी क्या दूसरा चीज इंपॉर्टेंट चल रहा है लाइफ में? सर प्री क्वालिफाई करने में आपका योगदान ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा, और मेरा कोई योगदान नहीं रहेगा। योगदान जो है आपका है। मैं तो एडमिक्सचर हूँ आपकी लाइफ में, मैं तो एडमिक्सचर हूँ, बस बाहर बाहर से सपोर्ट कर रहा हूँ। आगे जाके तो आपको हाइड्रेशन करनी है, यू नीड टू डू द हाइड्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिषेक कृष्ण आ गए हैं सर जी। तो भैया कहाँ थे इतने दिन तक? कुछ नाम है जो बहुत फ्रिक्वेंटली दिखाई देते थे, आजकल दिखते नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। एनीवेज, क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको क्या होता है सर्विंग? क्या लगता है आपको क्या होता है सर्विंग? व्हाट डू यू मीन बाय सर्विंग? जो आप समझते हैं वही बताइए, उसके बाद मैं बताऊंगा। जो आप समझते हो बताइएगा, जो आप समझते हो बताइएगा। सर एग्जाम की डेट पास में आ गई, सब डर गए हैं। बहुत ही बढ़िया। फिर जो डर गए उनसे तो एग्जाम नहीं निकल रहा।
उनसे तो नहीं निकल रहे। ये तो खुशी की बात है कि जिस जंग की आप तैयारी कर रहे थे उस जंग आपके नजदीक आ गई। दैट्स अ मैजिकल थिंग, यू आर गोइंग टू क्रिएट ए हिस्ट्री इन योर एंटायर फैमिली। मैं तो भाई देखो कोशिश करूंगा आपको 7 तक फ्री कर दूं, बाकी नहीं तो 8, मतलब जितना भी टाइम लगेगा। वैसे वैसे जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 7 तक 2 3 4 5 7 5 20 नहीं 20 और आज का 1 घंटा, ठीक है कोशिश करते हैं, देखो हो जाए तो बढ़िया है। हाँ भैया क्या होता है सर्विंग, बताइए जरा, बताइए जरा। अरे बोलो ना यार, सर्विंग क्या होता है बोलिए ना। देखो भाई आपने जब मेडिजी ज्वाइन किया, सर्वे हम सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में करते हैं, हमेशा करते हैं यार, हमेशा करते हैं। आपको कहीं पार्टी करने जाना हो तो आप 10 जगह ढूंढते हो कि कौन सी जगह जाएं, क्या करें क्या नहीं करें। अब उसके पीछे कितने सारे पैरामीटर होते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है मान लो, तो आप सबसे पहले ये ढूंढोगे कि एम्बियंस कैसा है उस जगह का। फिर किसी रेस्टोरेंट का या किसी जगह का आपको एम्बियंस अच्छा लगेगा तो वहाँ का खाना अच्छा नहीं है, कहीं का खाना अच्छा है तो एम्बियंस अच्छा नहीं है, कहीं पे दोनों ठीक है तो क्राउड अच्छा नहीं है, कहीं पे सब कुछ अच्छा है तो बहुत दूर है। आपके पास में एक जगह डिसाइड करने के लिए 6 से 7 पैरामीटर होते हैं, और ये सर्वे आप दिन में 10 बार करते हो इस तरह का। 6 से 7 पैरामीटर हैं टू लोकेट अ पर्टिकुलर लोकेशन फॉर योर टुडेज ब्यूटीफुल इवनिंग। आई बात समझ में? और ये हो सकता है सर्वे आप 10 दिन से कर रहे हो टू मेक अ सिंगल प्लान। सिमिलरली यू हैव ज्वाइंड मेड इजी, बिफोर ज्वाइंड मेड इजी यू अगेन डन अ लॉट ऑफ सर्वे। आपने इधर उधर उधर इधर उधर इधर हर जगह आपने सारा क्वेश्चन, लेट अस से आपको ऑफलाइन क्लास में आना है, एंड डेफिनेटली द फीस इज वेरी हाई, एक्सपेंसिव फीस है, मेडिजी एक्सपेंसिव है थोड़ा बट वर्थ है। तो क्या करते हैं हम लोग जैसे आपके पास में 7-8 ऑप्शन है लेट अस से, तो आप सभी 7-8 ऑप्शन के बारे में एक चीज को एनालिसिस करते हैं, क्या कि दिस इज अ नियरेस्ट सिटी बट द इंस्टीट्यूट इज नॉट फेमस, ठीक है। दिस इज अ क्वाइट फार सिटी बट इंस्टीट्यूट इज वेरी फेमस बट फीस इज वेरी हाई। दिस इज मॉडरेट सिटी, ठीक है, ज्यादा दूर भी नहीं ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन ठीक है कोचिंग भी ठीक है, लेकिन यहाँ की फीस इतनी कम है कि विश्वास ही नहीं हो रहा कि पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मतलब आप, और अच्छा फिर रहने का खर्चा, फिर ये सब वो सब आपके पास में 10 ऑप्शन है। उन 10 ऑप्शन को अगर आप अपने पापा को बताओगे जाके, तो क्या बोल के बताओगे, पापा दिल्ली जाऊंगा तो ये है, वहां लखनऊ जाऊंगा तो ये है, नागपुर जाऊंगा तो ये है, केरला जाऊंगा तो ये है, वहां जाऊंगा तो ये है, वहां जाऊंगा तो ये है। आप 10 चीज बताओगे, इससे अच्छा क्या करो, एक टेबल बना दो। जैसे अभी हमने उसमें कॉन्ट्रैक्शन वाले में मैंने पहले डिटेल लिखी सभी के सभी स्ट्रेसेस की, कि कौन कंप्रेसिव कौन नेगेटिव कौन टेंसाइल, लेकिन जैसे ही वो चीज मैंने टेबुलर फॉर्म में डाली, कितना आसान बन गया। सोचो वही टेबल मैंने 2 सेकंड में बना दी और 2 सेकंड में आपको सारी कहानी समझ में आ गई। इसका मतलब ग्राउंड की रियलिटी को आप एक पेपर पे लेके आते हो, उसी को सर्वे बोलते हैं, उसी को सर्वे बोलते हैं। ये देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये चाहिए ही नहीं था मुझे, मैप प्लान चाहिए ही नहीं था, रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ही नहीं था, सर्वे ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ कॉन्टूर लेवल प्लान, ये सब चाहिए ही नहीं था। हाँ बस ये चाहिए था, कौन है ये, विशाल साहब, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वेरी गुड, बस यही है सर्वे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इसी को बोलते हैं सर्वे। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड टू रिप्रेजेंट दैट इंफॉर्मेशन इन अ ब्यूटिफुल मैनेज्ड मैनर, दैट इज नोन एज सर्वे। सो इट इज अ मैनेजमेंट ऑफ मेजरमेंट, इट्स अ मैनेजमेंट ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज सर्वे, बस और कुछ नहीं करना है। कहीं कहीं पे वो फ्री चेकअप वाला लगता है, आपको पता है, शिविर लगता है, उसकी कितनी एडवर्टाइजमेंट होती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई मान लो डेंटल का शिविर लगा कहीं पे, कहीं मान लीजिए इस तरह का कोई वो लगा, क्या बोलते हैं उसको, फ्री चेकअप का कुछ लगा। अब वहां पे एक टीम गई, ये जो भी डेंटल डॉक्टर्स होते हैं उनकी वो टीम गई, उन्होंने उस पूरे गांव में जाके हर एक के दांत चेक किए।
हर एक के घर में 5-5 मेंबर थे, हर एक के टीथ चेक किए, सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एसोसिएटेड थी, सबको वो कुछ इलाज बता के आए हैं, सबको उसका खर्चा बता के आए हैं, ऐसे करके कम से कम वो 3000 लोगों से मिलके आए। तो क्या अपने अपने बॉस को आके ऐसे बताएंगे, सर घर नंबर 1 में 5 मेंबर थे, उसमें से एक को रूट कैनाल की जरूरत है, एक को है ना, एक को ये जरूरत है, एक को ये जरूरत है, एक को इम्प्लांट की जरूरत है, फिर घर नंबर 2 में ये है, ये है, ये हो, ऐसे थोड़ी बताओगे आप एक टेबल बनाओगे या आप एक एक्सेल शीट बनाओगे या उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे कि इस गांव में पिछले साल इतने रूट कैनाल किए थे, अभी इतने, जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा, ट्रेंड चार्ट, वेरिएशन चार्ट, बार चार्ट, ये सब किसी भी चीज को शो करने का एक तरीका होता है, जो भी आप सर्वे करके आते हैं उसको दिखाने का एक तरीका होता है। अब हमको दिक्कत यह है, जो पढ़ा रहे हैं पढ़ ले, श्रीनाथ जी पहले जो पढ़ा रहे हैं पढ़ ले, ये आता है आपको, ये सब्जेक्ट आता है आपको? तो हमको हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम अभी जो सर्वे करने जा रहे हैं वो इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने नहीं जा रहे। वी नो नीड टू गो टू रेस्टोरेंट फॉर टुडे इवनिंग। हमको रेस्टोरेंट नहीं जाना, हमको डेंटल चेकअप शिविर नहीं लगाना है, हमको किसी कोचिंग में नहीं जाना है, हमको यही इंफॉर्मेशन अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले लैंड के बारे में लिखनी है। तो कोई लैंड मेरे रेफरेंस से कितना ऊपर है, कोई पॉइंट मेरे रेफरेंस से कितना एंगल पे है, कोई पॉइंट मेरे से कितना दूर है, कोई पॉइंट का साइड डिस्टेंस कितना है, कोई पॉइंट पे कितना स्लोप है, किसी का कितना ग्रेडियंट है, मुझे अगर रोड बनानी है तो मुझे इस ग्रेडियंट की रोड बनानी है तो कितना कटिंग फिलिंग करना है, उसको लेवल करना है तो कैसे करना है। तो यह सब इंफॉर्मेशन मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में देनी पड़ती है। इसलिए कहा जाता है हमारे टर्म्स में, सर्वेइंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ रिलेटिव पोजीशन ओवर द अर्थ सरफेस। आपने उस टेबल में क्या किया, आपने उस टेबल में क्या किया, रिलेटिव इंफॉर्मेशन तो लिखी है कि मेडिसी बेटर है क्योंकि यहां पे ये नहीं है, यहां पे ये है, वो बेटर है क्योंकि मेडिसी में ये नहीं है, ऐसे करके आपने रिलेटिव ही तो तैयार किया है। आप जो पिछले 5-6 दिनों से डिसाइड कर रहे हो कि इवनिंग इस जगह जाएंगे, तो वो आप रिलेटिविटी देख रहे हो कि यहां एमबीएस अच्छा नहीं है क्योंकि यहां पे ये चीज नहीं है तो यहां चलो, वहां खाना अच्छा नहीं है तो यहां आ जाओ। ये रिलेटिव इंफॉर्मेशन का ही तो मेजरमेंट कर रहे हो आप। इसीलिए लिखा रिलेटिव पोजीशन, वॉट एवर इज योर रेफरेंस रिलेटिव टू दैट व्हाट इज द थिंग्स। क्लियर है? तो ग्राउंड को पेपर पे लेके आना इज सर्वे, और जो पेपर पे ग्राउंड बना है उसको रियली में एग्जिस्ट करवाना इज लेइंग आउट। क्लियर है? ग्राउंड को पेपर पे लेके आना है सर्वे, पेपर से वापस ग्राउंड में लेके जाना इज लेइंग आउट। इज दैट क्लियर फॉर एवरीबडी और नॉट? लिखिए, सर्वेइंग इज नथिंग बट measurement and management of surveying is nothing but measurement and management of data collected regarding relative position over earth surface that may be horizontal or vertical. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन अदर टर्म्स, दूसरे शब्दों में, इन अदर टर्म्स, सर्वेइंग
In other terms, surveying is ground on paper. Surveying is ground on paper. Ground on paper. And laying out is laying out is paper on ground. Paper on ground. Paper on ground. Paper on ground. चलिए, very nice. Very nice. So because we need to do the survey over the earth's surface, so this is what our earth's surface. The earth's surface is known as oblate spheroid. Why it is oblate spheroid? First of all, it's a sphere. Why it is oblate? Because the diameter is not same both of the side. This is the diameter at pole, this is the diameter at equator. You can see the difference of 43 kilometers. So because there is a difference of 43 kilometer, because there is a difference of approximately 43 kilometers or 44 kilometers, that's why it is known as oblate. And this is sphere, but why we have written spheroid? Because it is a sphere which is rotating or which is revolving. It is rotating its own axis and also revolving around the sun. ये अपनी धुरी पे भी घूमता है और सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी कर रहा है 365 दिनों में. जबकि डायामीटर अगर आप रेडियस ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेट अपने कैलकुलेशन के हिसाब से लेंगे, देन वी कैन टेक फॉर इजी कैलकुलेशंस. फॉर इजी, हर जगह अप्रोक्सीमेट लगाना है क्योंकि एग्जैक्टली तो किसी को पता भी नहीं है. तो वैसे देखा जाए तो एग्जैक्ट बताऊं तो मैं आपको डिफरेंस इन डायमीटर इज 0.43434 किलोमीटर के आसपास है. लेकिन अब उसका इतना एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. हम लोग जो फाइनली काम में लेंगे वो तो हम 6400 किलोमीटर काम लेते हैं. रेडियस की बात चल रही है, ध्यान रखना. तो मतलब हमने कितना अप्रोक्सीमेट लिया है डायमीटर, 12800 के आसपास का अप्रोक्सीमेट डायमीटर लिया दोनों को साइड में करके. ये अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, बाकी एग्जैक्ट भी मैंने आपको लिखवा दिया है.
अरे इज दैट क्लियर और नॉट फॉर एवरीवन? ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना पोल क्या होता है और इक्वेटर क्या होता है। इक्वेटर होता है भूमध्य रेखा। भूमध्य का मतलब है पृथ्वी के बीच में से जाने वाली एक इमेजिनरी रेखा इज नोन एज भूमध्य रेखा, इज नोन एज इक्वेटर। पोल का मतलब होता है ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो नॉर्थ के साइड में टॉप मोस्ट पॉइंट इज नॉर्थ पोल, साउथ के साइड में बॉटम मोस्ट पॉइंट इज नोन एज साउथ पोल। पृथ्वी कभी भी जिस तरह से हमने बनाई है उस तरह से नहीं होती है, हमेशा 23.5 डिग्री के आसपास इंक्लाइंड है ये, ठीक है। वो बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको ऐसे समझ में आ जाएगा, बाकी ये हमेशा इस तरह से टेढ़ी होती है। इट इज नॉट एग्जैक्टली स्ट्रेट, इट इज 23.5 डिग्री inclined, and what it is doing, it is rotating like this and also revolving around the sun. क्योंकि ये अपनी धुरी पे रोटेट करता है, because it's rotating its own axis, that's why in morning or I can say in 12 hours we are seeing the sunlight, and for remaining 12 hours we are not able to see the sunlight. Other part of the other part of the earth will see the sunlight, ठीक है। so wherever the sunlight is there वहाँ डे है, बाकी जगह नाइट है। और जैसे ही वो सूरज के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है तो एक साल हो जाता है। तो ये सब बातें आप जानते हो, हमने हमारे एक बहुत ही खूबसूरत बचपन में ये सब बातें पढ़ी थी, ठीक है। खगोल शास्त्र में आपने चीजें पढ़ी होगी, एस्ट्रोनॉमी में यू माइट हैव स्टडीड दीज ऑल थिंग्स। This subject you will also enjoy, like building materials and soil mechanics and whatever subject. I hope you have enjoyed all the subjects, and but this subject will be more enjoyable. चलिए 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 हेडिंग डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। हेडिंग डालनी है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। अब ये है बिल्कुल फालतू का टॉपिक, लेकिन बहुत सवाल आते हैं इसमें से, पता नहीं क्यों आते हैं, क्योंकि सब कुछ नाम में लिखा और हम वो भी नहीं पकड़ पाते, इसलिए इसमें सवाल आते हैं एक आईक्यू टेस्ट करने के लिए। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन एक्यूरेसी। बेस्ड ऑन एक्यूरेसी क्या बात का मतलब है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से अब जितना हमने गोला बनाया उतनी तो पृथ्वी है नहीं, हम तो खुद एक पृथ्वी के एक बहुत ही छोटे से पार्ट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। जितना हमने बनाया उतना तो है नहीं, बहुत बड़ा है, इट्स वेरी बिग। चलो एक बार ट्राई करूं क्या एक कोई चीज बिग बनाने की, ट्राई करके देखते हैं कोई चीज को बिग बनाने की। ये लो, और बिग कर देते इसको, ये लीजिए, और बिग कर दिया, ये लो, इतना बिग कर दिया। देख रहे हो ये एलिप्स हमने बनाया, ऐसा स्फेरॉइड हमने बनाया और हमने इसको और बिग कर दिया। एक अंदाजे से आप मुझे आंसर करेंगे, नॉट एक्यूरेट, अंदाजे से आंसर करेंगे। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना मानते हो आप? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना मानते हो? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी? अरे काहे को टेंशन ले रहे हो यार विशाल साहू, आप मजे करो, आप क्लास मत अटेंड करो, आप एंजॉय करो क्लास को। अगर आपने क्लास से अटेंड किया आप पढ़ने के हिसाब से मत एंजॉय करो कि हम पढ़ रहे हो आप एंजॉय करो कि क्या देख रहे हैं, क्या नया सीख रहे हैं। बस यहां तक डिस्टेंस कोई अंदाजा लगा सकता है क्या कितनी होगी, कितने अप्रोक्सीमेटली कितनी दिख रही है? अप्रोक्सीमेटली कितनी दिख रही है? जल्दी बताओ यार, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये पूरा सब्जेक्ट बात करके चलेगा।
ये पूरा सब्जेक्ट बात करके चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अगर नहीं रिप्लाई करना तो छोड़ दो, फिर नहीं पढ़ते। 1 किलोमीटर, अरे यार विशाल साहू देखो ना, सेंटीमीटर में बताओ ना, किलोमीटर कहां से आ गया यार। मैं बोल भी रहा हूं सेंटीमीटर, ये दिख के कितना लग रहा है यार, क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं, कोई आंसर ही नहीं कर रहा। देखो अरे यार अंदाजे से आंसर करना है, एग्जैक्ट थोड़ी आंसर करना है। नहीं पढ़ पाएंगे ऐसे, सॉरी, ये सब्जेक्ट तो नहीं हो पाएगा। पूरा ही सब्जेक्ट इसी तरह, ये देखो 100 किलोमीटर, अरे बोर्ड पे कितना सेंटीमीटर दिख रहा है वो बताओ ना, सब 100 किलोमीटर लो। हाँ शेख बसी ने बोला 2 पॉइंट, मैं तो पूछ रहा हूं बोर्ड पे कितना नजर आ रहा है, मैं थोड़ी ना आपको अर्थ के रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूं, मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में पूछ ही नहीं रहा हूं। चलो इन्होंने बताया 2.5 सेंटीमीटर के आसपास नजर आ रहा है, इन्होंने बताया 2.5 सेंटीमीटर के आसपास नजर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं आपको 100 किलोमीटर बोलना है, चलो 100 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बोलना है, चलो 1 किलोमीटर, जो भी आपने बोला सब ठीक है, अंदाजे से बोलना था। क्या सोच के बोला आपने ये 1 इंच ऑन द बोर्ड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, काफी है। ये बताना जिन्होंने भी आंसर दिया है, इन्होंने ये इस लाइन को क्या मान के आपने आंसर दिया, आपने इस लाइन को स्ट्रेट मान के आंसर दे दिया, जबकि ये लाइन ए से लेके बी स्ट्रेट नहीं है ब्रो, इट्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। आपने इसको स्ट्रेट मान के आंसर दे दिया, क्यों भाई, क्यों? ये 2.5 सेंटीमीटर होता है क्या? इज इट ए 2.5 सेंटीमीटर? नो, इट्स मोर देन दैट। बट आपने क्या किया, इसको स्ट्रेट मान के आंसर दिया, पता है क्यों? क्योंकि मैंने बहुत ही छोटा एरिया यूज किया था, वेरी स्मॉल एरिया, तो आपको दिख भी रही थी क्या स्ट्रेट लाइन, यू वर एबल टू सी व्हाट स्ट्रेट लाइन, तो आपने सब, आपका आंसर गलत नहीं है, आपका अप्रोक्सीमेट आंसर ऐसा ही है। अगर यही डिस्टेंस मैं आपसे यहां से यहां पूछ लेता, ए डैश से बी डैश, तब आप बोलते सर इसमें तो कर्व आ गया, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने डिस्टेंस बड़ी कर दी तो आपको वो कर्व नजर आने लगा। जब डिस्टेंस छोटी थी तो कर्व नजर नहीं आ रहा था, तो जब आपको कर्व नजर नहीं आए उसी को बोलते हैं प्लेन सर्वे, और जब कर्व बीच में आ जाए उसी को बोलते हैं जियोडेक्टिक सर्वे। और जहां पे प्लेन सर्वे था तो आपने 2.5 सेंटीमीटर बोला, मैंने गलत नहीं बोला, मैंने ये नहीं कहा आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि मुझे ही नहीं पता इसका कर्व कितना है, तो इसके कर्व का अंदाजा मुझे ही नहीं पता कितना है, तो मैं कैसे आपको गलत बोल दूं। लेकिन हां, इसका अगर आप बोलते हैं कि सर यहां से लेके यहां तक हमको 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिख रही है, तो मैं बोलता नो ब्रो, अब नहीं सही हो सकते आप, अब कर्व आ गया बीच में। तो एक्यूरेसी यहीं से मेंटेन होना चालू हो जाती है। जैसे ही जियोडेक्टिक के टर्म में आ जाओगे, जैसे ही कर्व दिखने लग जाएगा, आपकी एक्यूरेसी गलत होने, आपको चीजें गलत होने लग जाएगी, क्योंकि जो चीज आपको सीधी दिख रही है वो सीधी है नहीं। अभी मैं इस रूम में खड़ा हूं, ये स्टूडियो है, मुझे हर तरफ से सीधा दिखाई दे रहा है, पृथ्वी तो सीधी नहीं है ना, वो तो स्फेयर ही है, ये भी किसी न किसी स्फेयर का पार्ट है, लेकिन क्योंकि केवल एक कमरा है यार, इसलिए वो छोटा 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 डिस्टेंस है, इसलिए वो मुझे हर डिस्टेंस सीधी दिखाई दे रही है। लेकिन यही अगर मैं दिल्ली से लेके नोएडा, दिल्ली से लेके जयपुर, दिल्ली से लेके गुड़गांव का जब डिस्टेंस देखूंगा, अब वो डिस्टेंस स्ट्रेट नहीं है, जैसे एरिया बढ़ गया कर्व आ गया बीच में। तो बेस्ड ऑन एक्यूरेसी, इसलिए इंटरैक्टिव सेशन चाहिए, आपको गलत आंसर करना है ताकि इसको सही कर सके। ये पूरा सब्जेक्ट मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, इफ यू विल नॉट रिमेन इंटरैक्टिव, आई कैन नॉट टीच, मैं खुद को भी नहीं पढ़ा पाऊंगा, ये मुझे खुद को पढ़ाने के लिए भी खुद से पूछना पड़ेगा ये डिस्टेंस कितनी है, अब कितनी हो जाएगी, तो नहीं हो पाएगा उसके बिना। तो बेस्ड ऑन एक्यूरेसी देयर आर टू काइंड ऑफ सर्वे, 2 तरह के सर्वे, पहला प्लेन सर्वे, दूसरा जियोडेक्टिक सर्वे। नाम में ही आ गया जियोडेक्टिक सर्वे, नाम में, सब कुछ नाम में है। जियोडेक्टिक मतलब जियो बीच में आ गई, जियो मतलब कौन, धरती मां बीच में आ गई। ठीक है, ये देखो श्रीनाथ ने पूरा दिमाग लगा दिया,
कि स्केल लेकर बोल सकते हैं किलोमीटर टू सेंटीमीटर में। अरे भाई स्केल अभी मेरा ना लास्ट टॉपिक आएगा, ठीक है। तो अब बताओ प्लेन सर्वे कौन, इसलिए एक तो कोई भी आंसर आपको एकदम ले में, जो जैसे मैंने आपको सर्वे क्या होता है तो किसी ने बोला इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बस वही चाहिए था, बाकी सब आंसर तो टेक्निकल सीखना ही है अपने को। आप लेमन लैंग्वेज में क्या जानते हो उससे मैं आपको टेक्निकल लैंग्वेज में लेके जाऊंगा, नहीं तो मैं क्या करूंगा यार, मेरी तो जॉब चली जाएगी अगर आप पहले ही सब आंसर कर दोगे तो। हाँ, जब मैं पढ़ा दूं उसके बाद गलत आंसर नहीं करना। अब मैं आपसे पूछूं कि प्लेन सर्वे और जियोडेक्टिक सर्वे तो बहुत लार्ज एरिया है अगर, तो कौन सा सर्वे करेंगे, और अगर आपने अब प्लेन आंसर किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं फिर आपको। आई बात समझ में? तो इट इज वैलिड फॉर स्मॉल एरिया एंड इट इज वैलिड फॉर लार्ज एरिया। अब ये सर स्मॉल और लार्ज क्या होता है, ये कोई वो तो नहीं है ना, नहीं, स्मॉल और लार्ज 30 60 90 नहीं है, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये है एरिया अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से कम है तो प्लेन सर्वे, एरिया अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा है तो जियोडेक्टिक सर्वे। अब कोई भी ये दिमाग लगा के मत पूछे सर एग्जैक्ट 250 होगा तो क्या करेंगे, आपकी मर्जी पर जो कर लेना भाई, ये फालतू के दकियानूसी सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब इसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ नॉट कंसिडर्ड, जबकि यहां कर्वेचर ऑफ अर्थ कंसीडर्ड। कंसीडर्ड। अब बात करते हैं, एक बार और देख लेते हैं, अगर मैं यहां से कुछ लाइनें लूं, कुछ भी लाइंस अगर मैं ड्रॉ करता हूं, अरे सर सारी लाइन तो एक दूसरे के पैरेलल आ रही है और सारी स्ट्रेट आ रही है क्योंकि छोटा एरिया है। यही अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लम्ब लाइंस लूं मैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लम्ब लाइन में बी डैश से लेता हूं तो यह आती है, और ए डैश से लूंगा तो ऐसे आएगी, आगे से आगे। इसका मतलब अगर मैं इसको आगे से आगे बढ़ाता रहूं, इसको भी आगे से आगे बढ़ाता रहूं, तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, हो ही नहीं सकती क्योंकि अर्थ का कर्वेचर बीच में आ गया है। लेकिन हां, दोनों की दोनों लाइंस कहीं ना कहीं अर्थ के सेंटर की तरफ जा रही है। हाल मैंने थोड़ा सा परपेंडिकुलर गलत बना दिया है, इस परपेंडिकुलर को मैंने गलत बना दिया, इसका परपेंडिकुलर कैसा आएगा, इस तरह से आएगा। ये टेंजेंट है, इसका टेंजेंट से परपेंडिकुलर लेना ना, ये टेंजेंट है, हाँ, तो ये परपेंडिकुलर इस तरह का आएगा, तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ जा रही है। इसका मतलब अगर मैं प्लेन ट्रायंगल लेता हूं, सॉरी प्लेन सर्वे लेता हूं, तो स्ट्रेट लाइंस आती हैं, स्ट्रेट लाइन आती हैं, वो भी समानांतर एक दूसरे के, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। जबकि यहां अगर आप लोगे कर्व्ड लाइन आएंगी एंड प्लम्ब लाइंस, अच्छा ऐसा लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन आएंगी और अलग पॉइंट बना के लिख देते हैं प्लम्ब लाइन के बारे में। प्लम्ब लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। प्लम्ब लाइन का मतलब कि एकदम वर्टिकल लाइन। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, दो पॉइंट अलग अलग बना के लिख देता हूं। प्लम्ब लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, और यहां पे प्लम्ब लाइंस आर नॉट पैरेलल and going towards center of earth, इस रूम में एक पॉइंट आपका कैमरा, एक पॉइंट इस रूम का वो कॉर्नर, एक पॉइंट इस रूम का वो कॉर्नर। अगर मैं इन तीनों लाइन को मिलाऊं एक प्लेन ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, एक प्लेन ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट से ए पॉइंट से यहां के किसी एक पॉइंट को मिलाऊं, फिर इस पॉइंट से अगर इसको मिलाऊं और इधर से अगर इसको मिलाऊं, तो इसका मतलब अब जो बन रहा है वो प्लेन ट्रायंगल नहीं है यार, प्लेन नहीं है।
यही चौटा एरिया होता तो प्लेन ट्रायंगल बनेगा, बड़ा एरिया होगा इस तरह का ग्रेट सर्किल बनेगा। कहने का मतलब है कर्व ट्रायंगल बनेगा। कहने का मतलब क्या है? कर्व ट्रायंगल बनेगा। तो जब भी ट्रायंगल का कोई काम पड़ेगा तो यहां पे प्लेन ट्रायंगल बनेगा। जब भी ट्रायंगल का कोई काम पड़ेगा तो यहां प्लेन ट्रायंगल बनेगा, प्लेन ट्रायंगल बनेगा। और जब भी यहां काम पड़ेगा तो स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा, जिसका सम ऑफ एंगल मोर देन 180 होगा और इसका सम ऑफ एंगल मोर देन इक्वल टू क्या होगा? 180 होगा। करके दिखा देता हूं, करके दिखा देता हूं, ऐसे शांति नहीं मिलेगी। चलो करके देखते हैं। छोटा एरिया बड़ा एरिया, अगर मैं इसी एरिया को छोटा मान लूं, इतने ही एरिया को अगर मैं छोटा मान लूं, है नहीं छोटा मान लूं, तो ये है आपका प्लेन ट्रायंगल। थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये है आपका प्लेन ट्रायंगल। है नहीं छोटा, लेकिन ये है आपका प्लेन ट्रायंगल। और इसी को अगर मैं कर्व्ड मान लूं, इसी को अगर मैं कर्व्ड ले लूं, तो अब देखना, देखते रहना, एंगल मिलेगा इस तरह से, ये बनेगा आपका स्फेरिकल ट्रायंगल। येलो लाइंस, तो अब आप खुद देख लो, ये θ1, ये θ2 और ये θ3, इन तीनों का कुछ भी एंगल का सम आता हो, यहां पे जो θ2 डैश है वो डेफिनेटली बड़ा होगा किससे? θ1 से। यहां जो θ1 डैश है वो बड़ा होगा किससे? θ1 से। और यहां जो येलो टू येलो θ3 आ रही है वो डेफिनेटली बड़ी होगी किससे? θ3 से। तो डेफिनेटली आपका एंगल का सम क्या होगा? ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होगा। और इसी के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी गई है, एक बहुत ही खूबसूरत लाइन लिखी गई है कि if plane and spherical triangle is drawn for 195.5 kilometer square area, then sum of the theta dash in spherical triangle is 180 degree 0 minute 1 second. कहने का मतलब यह है कि अगर यही ट्रायंगल मान लो मैंने 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में बनाया होता और वहां स्फेरिकल ट्रायंगल बनाता, तो पहली बार आपको डिफरेंस मिलता किसमें? सम ऑफ द एंगल में 1 सेकंड का, 1 सेकंड डिफरेंस बिटवीन एंगल। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 195 से अगर ऊपर एरिया हो या इसका एरिया हो तो ही जियोडेक्टिक सर्वे करेंगे, दोनों बातें अलग है। अगर एरिया 195.5 है, मैं नहीं करूंगा जियोडेक्टिक सर्वे। जियोडेक्टिक सर्वे तभी किया जाएगा जब एरिया मोर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर हो। ये तो एक बात बोली गई है कि अगर मैं इतने से एरिया में ट्रायंगल बनाऊं तो स्फेरिकल ट्रायंगल आता है पिक्चर में, और वो डिफरेंस सिर्फ 1 सेकंड का है, शायद इसीलिए उसको कंसिडर नहीं किया है। जब 250 किलोमीटर हो जाएगा तो ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा, तो उसके बाद में करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। बाकी करने में तो आप इस रूम का भी जियोडेक्टिक सर्वे कर सकते हो, करने में क्या जा रहा है। अरे कोई कुछ बोलता ही नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। इसका और आपको मैं एक नोट पॉइंट बताता हूं, और डिफरेंस है, और भी एक डिफरेंस नहीं है, एक बात है। क्या बात है कि अगर मैं 12 किलोमीटर की स्ट्रेट रोड ले लूं, एकदम स्ट्रेट रोड 12 किलोमीटर की, तो प्लेन में तो 12 किलोमीटर ही है, लेकिन अगर मैं उसको जियोडेक्टिक डाल दूंगा ना, तो उसकी वैल्यू 12 किलोमीटर नहीं आएगी, उसकी वैल्यू आएगी 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आने लग जाता है अगर आप 12 किलोमीटर स्ट्रेट जाना चाहते हो। अगर कहने का मतलब यह है कि जो यहां मैंने अर्थ बनाई थी, मान लो अगर ये 12 किलोमीटर का होता तो चाहे मैं प्लेन करूं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इतने में ही अगर मैं जियोडेक्टिक कर देता तो इसमें 1 सेंटीमीटर की एरर आने लग जाती। आई कि नहीं आई बात समझ में? तो हमने ये लिखा कि
in geodetic survey, length of 12 kilometer straight line gives length of additional 1 centimeter. एक सेंटीमीटर का एरर आने लग जाता है। एक बात और है, एक बात और क्या है, अगर मैं इसी अर्थ के सरफेस में 18 किलोमीटर का एरिया लेता हूं, 18 किलोमीटर की लाइन लेता हूं, यहां से लेके यहां तक, मान लीजिए 18 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर, तो ये 18 किलोमीटर का कर्व थोड़ी ना है। 18 किलोमीटर जो आप बोल रहे हो स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो हो गया कर्व, और ये हो गई इस कर्व की कॉर्ड, ये तो हो गया आर्क, ये हो गया आर्क का कॉर्ड। तो सीधी लाइन और कर्व लाइन में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। इसको बोलते हैं वर्साइन ऑफ कर्व, ये हमने देखा है पहले भी। आर्क और कॉर्ड में तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगर कोई आर्क है ऐसे, इसका लेंथ और इसके स्ट्रेट पोर्शन का लेंथ तो अलग अलग होगा ही ना। तो ये जो डिफरेंस है 18 किलोमीटर में 10 mm आने लगता है। तो सोचो 18 किलोमीटर तक भी आपको कर्वेचर का कुछ पता ही नहीं चला। जब 18 किलोमीटर जाओगे तब आपको लगेगा यही 18 किलोमीटर अगर मैं स्ट्रेट ले लेता और यही 18 किलोमीटर में अगर कर्व ले रहा हूं, तो उन दोनों में जो डिफरेंस आ रही है, आर्क और कॉर्ड के बीच में डिफरेंस है, लेंथ में नहीं है। इससे पहले मैंने क्या बताया, इससे पहले मैंने ये बताया कि अगर यहां से लेके अगर यहां से लेके यहां तक अगर आप 12 किलोमीटर मेजर कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। ये 12 नहीं है, ये 12 किलोमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर है एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो वो जो हमने बात समझी वो यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्क ऑफ 18 किलोमीटर एंड कॉर्ड एंड इट्स कॉर्ड इज 10 mm। यही अगर मैं 54.4 किलोमीटर का आर्क ले लूं तब जाके ये 30 mm आएगा, और अगर मैं 91 किलोमीटर का आर्क ले लूं तब जाके ये 50 mm के आसपास आएगा। इतनी आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ती है, और इतनी सेंटीमीटर आपको लग रहा होगा सर ये सेंटीमीटर में क्या ही है, ये 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, क्या ही है 5 सेंटीमीटर। भैया 90 किलोमीटर का सर्वे नहीं हो रहा है ना, सर्वे पूरी अर्थ का है। सोचो अगर आपने ऐसे छोटे छोटे चीज इग्नोर करते गए तो क्या होगा आगे चल के। क्लियर।
चलिए आगे बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ एक्यूरेसी के बेस पे, ये तो हुआ एक्यूरेसी के बेस पे। दूसरा आएगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। पर्पस क्या है आपका? बेस्ड ऑन पर्पस, पर्पस क्या है आपका? सबसे पहले जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे। दूसरा पर्पस है जियोग्राफिकल सर्वे। तीसरा पर्पस है मिलिट्री सर्वे। चौथा है इंजीनियरिंग सर्वे, जो हम पढ़ने वाले हैं पूरा। पांचवा पर्पस हो सकता है कैडेस्ट्रियल सर्वे। छठा पर्पस हो सकता है माइनिंग सर्वे। सातवां पर्पस हो सकता है सर जियोडेक्टिक सर्वे को कहां पर कंसीडर किया जाता है? फिर से ये लो, ये क्या सवाल पूछ दिया, ये क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? पहली लाइन में आंसर है उस बात का, शुरुआत ही यहां से की थी। माइनिंग सर्वे, फिर है आर्कियोलॉजिकल मराइन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे GH, मराइन या हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक नहीं, हाइड्रोग्राफिक, हाइड्रोफोबिक थोड़ी ना होता है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। और भी बहुत सारे टाइप के पर्पस हो सकते हैं। तो सब कुछ नाम में लिखा है। अगर मैं आपसे बात करूं जियोलॉजिकल सर्वे, जियोलॉजी मतलब क्या है? आप उस जगह की टोपोग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी जियोलॉजी, वहां पे रॉक्स कैसी हैं, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ पे किस तरह के फोल्ड्स बने हैं, किस तरह के क्लीवेज हैं, किस तरह के क्रैक्स हैं, ये सब जियोलॉजिकल सर्वे। जियोग्राफी जैसी आ गई, मतलब अब आप समझने जा रहे हो कि वहाँ पे रेनफॉल कैसे होता है, वहाँ का मौसम कैसा, जियोग्राफी वहाँ की। जियोलॉजी हम याद कर सकते हैं, हमने जियोलॉजी पढ़ा होगा बीटेक में कहीं पे, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, तो वहाँ हमने रॉक्स के बारे में जाना था, मतलब टोपोग्राफी, रॉक्स, फोल्ड्स, इन सब के बारे में। जियोग्राफी हमने बचपन में पढ़ा था। जियोग्राफी में पढ़ते थे कि यहाँ पे सिंचाई कैसी है, यहाँ इरिगेशन कैसा है, यहाँ पानी कितना है, यहाँ पे बारिश कितनी होती है, यहाँ मौसम कैसे बदलते हैं, ये जियोग्राफिकल सर्वे हो गया। मिलिट्री सर्वे इज कंप्लीटली रिलेटेड टू डिफेंस, जिसमें हम कॉन्टूर मैप का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कि आगे चल के पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, जो आपने मूवीज़ में देखा होगा, वो मैप देखते हैं, पूरा पूरा प्लान बना के चलते हैं, ब्लूप्रिंट लेके चलते हैं कि आगे कहाँ पे क्या मिल सकता है अपने को। तो वो मिलिट्री सर्वे हो गया। फिर इंजीनियरिंग सर्वे जो हम पढ़ने वाले हैं, इन ऑर्डर टू बिल्ड एनी ब्रिज, एनी काइंड ऑफ रेलवे ट्रैक, हाईवे, जो भी आप बनाने जा रहे हो, उसके लिए सेंटर लाइन एस्टेब्लिशमेंट करनी है, तो इंजीनियरिंग सर्वे किया जाता है। कैडेस्ट्रियल सर्वे किया जाता है टू चेक द बाउंड्री, फॉर बाउंड्री और प्रॉपर्टी लाइन, फॉर बाउंड्री और प्रॉपर्टी लाइन, प्रॉपर्टी लाइन। माइनिंग सर्वे नाम में लिखा है, माइंस के लिए किया जाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे आप सभी को पता है, मॉन्यूमेंट्स के लिए किया जाता है, पुरानी सभ्यता जानने के लिए किया जाता है। मराइन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे आप जान रहे हो कि कितनी लहर आएगी, कब तक आएगी, कब टाइड्स आ सकते हैं, हमने कितना एरिया का बंदरगाह बनाना है, बीच कहाँ बनाना है, लाइट हाउस कहाँ पे स्टैब्लिश करना है, इन सब के लिए हम ये वाला सर्वे करते हैं। तो आपको चाहिए तो सब लिख सकते हो, नहीं तो कुछ जरूरत नहीं है।
ठीक है। एक बस सर्वे जो नाम से नहीं पता चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको लिखवा दिया है, बाकी सब तो नाम में ही लिखा है। अगला है बेस्ड ऑन नेचर। किस नेचर का सर्वे है? बेस्ड ऑन नेचर, नेचर से मतलब है कि अगर आप लैंड सर्वे कर रहे हो या एरियल सर्वे कर रहे हो लैंड सर्वे कर रहे हो या एरियल सर्वे कर रहे हो या हाइड्रोग्राफिकल मराइन सर्वे कर रहे हो। तीसरा पॉसिबिलिटी है पानी, हाइड्रोग्राफिकल या मराइन सर्वे। अब देखो लैंड सर्वे में वो सारी चीजें आ जाती है जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि चेन पढ़ेंगे, चेन सर्वे हो गया, लीनियर मेजरमेंट, थेडोलाइट हो गया, उसके बाद हम पढ़ेंगे ये कंपास सर्वे हो गया, लेवलिंग हो गया, ये सब कुछ लैंड सर्वे में है। एरियल सर्वे में क्या आएगा? फोटोग्रामेट्री, ऊपर से कैमरा डाला, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, ये सारे के सारे एरियल सर्वे हैं। एक सर्वे का नाम लेता हूं, बताना वो किस कैटेगरी में आएगा। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किस कैटेगरी में आता है? आंसर कीजिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किस कैटेगरी में आएगा? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किस कैटेगरी में आएगा? तब तक मैं लिख देता हूं यहां पे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किस कैटेगरी में आएगा? एरियल सर्वे में आएगा। सोच लो एक बार, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे किस कैटेगरी में आएगा? सोच के आंसर करना। काइंडली गिव मी आंसर बाय अप्लाइंग मैक्सिमम ऑफ योर थॉट। अरे पर्पस और नेचर, हे भगवान, वैसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, इन तीनों में पूछ रहा हूं। नेचर में एस्ट्रोनॉमिकल कहां आएगा? अच्छा, क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे? कुछ आइडिया आपको? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे? डू यू हैव एनी आइडिया? अरे पर्पस, मैं इन तीनों में से पूछ रहा हूं, इन तीनों में से कौन से में आएगा? डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे? होता क्या एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे? अच्छा चलो वो छोड़ो, ये बताओ एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, उसके बाद इसका आंसर डिसाइड करेंगे। ये बताओ एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? एस्ट्रोलॉजर क्या करता है बताओ? यस सर, यूजिंग गूगल अर्थ। अरे तो वो तो आ गया ना, वो तो एरियल सर्वे में आ गया ना। ये देखो विशाल साहू ने जबरदस्त आंसर दिया है। विशाल साहू ने बोला सर स्पेस में जाकर वहां से सर्वे करना। हे भगवान, स्पेस में जाके सर्वे तो एरियल सर्वे से कर रहे हो ना आप, ये तो एरियल सर्वे है ना।
स्पेस में आपने सैटेलाइट लगा रखी है, वो सर्वे कर रही है, आपकी पोजीशन डिसाइड कर रही है। गूगल में लिखा आपने सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल, वो आ गया यहां से डिस्टेंस, जो लिखा उसने उसको पकड़ के बता दिया, तो ये तो हो गया ना एरियल सर्वे। श्रीकांत स्काई का सर्वे करता है, एस्ट्रोलॉजर स्काई का सर्वे करता है। एस्ट्रोलॉजर जो है वो स्काई का सर्वे करता है। गए हो कभी एस्ट्रोलॉजर के पास? अरे ज्योतिषी, हिंदी में बोल दे रहा हूं, ज्योतिषी क्या करता है? स्काई का सर्वे करता है। ज्योतिषी का पास हम जा रहे हैं, बोलते हैं यार वो स्काई है ना, वो कैसा दिख रहा है बताओ जरा। मैं सर्वे करके बताता हूं कैसा दिख रहा है। ये देखो स्पेस में इंफॉर्मेशन, एस्ट्रोलॉजर स्पेस में इंफॉर्मेशन करे। अरे भाई ज्योतिषी ग्रहों की दिशा देखता है। चलो बहुत अच्छी बात है। ये देखो श्रीनाथ हाइड्रोग्राफ बनाता है, एस्ट्रोलॉजर हाइड्रोग्राफ बनाता है। एस्ट्रोलॉजर ग्रहों की दिशा के हिसाब से जमीन पे बैठे हुए इंसान का भविष्य बताता है। आपने हाथ दिखाया ना उसको, वो आपकी सिचुएशन बता रहा है और बोल रहा है आपका ना शुक्र अभी सही जगह पे नहीं है, आपका शनि भारी चल रहा है, आपका XYZ भारी चल रहा है। जमीन पे बैठे हुए इंसान की सिचुएशन बता रहा है तारों के हिसाब से। यही एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे है। एज पर द पोजीशन ऑफ स्टार्स वी आर लोकेटिंग ए पोजीशन ऑन अर्थ। अरे इट्स अ लैंड सर्वे। हम ऊपर नहीं जा रहे, इसमें ऊपर की चीजों से नीचे की पोजीशन डिसाइड हो रही है। ऊपर तो हम इसमें गए, हम कैमरा लेके ऊपर गए, हम सैटेलाइट लेके ऊपर गए, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। हम सन की पोजीशन देखेंगे, हम इस बॉडी की सेलेस्टियल बॉडी की पोजीशन देखेंगे, हम इस स्टार की पोजीशन देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने धरती पे कौन सी पोजीशन कहां पे उसको डिसाइड करेंगे। पहले के जमाने में सूरज जब घूमता था, एक्चुअली सूरज नहीं घूमता था, बोलते ऐसा है, सूर्य जैसे जैसे घूमता रहता था उसके हिसाब से घड़ी का टाइम डिसाइड होता था। अब घड़ी बन गई है, पहले थोड़ी थी। तो उसके हिसाब से सारा आपने यहां कलेक्ट किया। उसने बोला आपका शनि भारी चल रहा है, शनि देखा भी नहीं किसी ने, फिर भी भारी चल रहा है। उसके हिसाब से जमीन पे बैठे हुए इंसान की पोजीशन बताई उसने कि आपका आजकल समय इसलिए खराब चल रहा है क्योंकि ये है आपके पास, आपका मंगल भारी है, आप ये करो, आप वो करो, आप ये करो, वो करो। एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे इज अ पार्ट ऑफ लैंड सर्वे, इट्स नॉट अ एरियल सर्वे। वी आर, अरे आप देखो तो सही, हमने लिखा सिटी सर्वे। सिटी में आप इंस्ट्रूमेंट लेके जमीन पे कलेक्ट करते हो। टोपोग्राफिकल सर्वे, जमीन पे कलेक्ट कर रहे हो। हमने लिखा कैडिस्ट्रल सर्वे, प्रॉपर्टी लाइन जमीन पे बन रही है। एक भी इनमें से इंस्ट्रूमेंट आसमान में नहीं गया, जैसे ही यहां पहुंचे इंस्ट्रूमेंट आसमान में चले गए। फोटोग्रामेट्री, आप हवाई जहाज में कैमरा लगा के चेक कर रहे हो, ड्रोन फोटोग्रामेट्री है। GIS सैटेलाइट से हो रहा है, GPS सैटेलाइट से हो रहा है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से हो रही है, वो सब आसमान में। हमारा इंस्ट्रूमेंट ही आसमान में। तारा आपका इंस्ट्रूमेंट है क्या? सूर्य इज योर इंस्ट्रूमेंट, स्टार इज योर इंस्ट्रूमेंट? नॉट एट ऑल। वो आपका इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उसकी मदद से आप अपनी पोजीशन डिसाइड कर रहे हो। कैसे आंसर आए? शिवम अंत ने बस आंसर दिया, एस्ट्रोलॉजर फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, बस। हाँ, नक्षत्र के बारे में बताता है, बिल्कुल सही बात है। दिव्या, अभिषेक, शिवम, 3 लोगों ने आंसर दिए। बाकी लोग क्या? स्काई का सर्वे करता है। हाँ, एक मोहित। तो किसमें आएगा एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे? फिर आता है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के बेस पे कौन से चेन लगोगे तो चेन सर्वे, तो लीनियर मेजरमेंट में काम आ रही है। वो लीनियर मेजरमेंट में लेंथ मेजर करते हैं इससे। कंपास सर्वे, नाम में कंपास है तो एंगल मेजरमेंट करते हैं। एंगल मेजरमेंट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। डंपी लेवलिंग करने काम आता है, आगे देखेंगे इसके बारे में। थेडोलाइट, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल दोनों साइड। थेडोलाइट में टेलीस्कोप होती है, सीधा भी देख सकते हो, ऊपर भी देख सकते हो। इसके अलावा टैक्योमीटर
हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल एज वेल एज डिस्टेंस मेजर करने काम आता है। प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे, सर्वे ही जाके ग्राउंड पे कर लो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द ऑफिस वर्क। ड्राइंग एट ग्राउंड, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे ग्राउंड पे ही। हम कोई डाटा कलेक्ट करके नहीं लाए, जो वहां कलेक्ट कर रहे हैं वो हाथों हाथ ही बना के ले आ रहे हैं। प्लेन टेबल सर्वे। इसके अलावा फोटोग्रामेट्री, फोटोग्रामेट्री, जीआईएस, जीपीएस, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सैटेलाइट की मदद से मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट बाय सैटेलाइट्स। अरे डिड यू गेट इट? भाइयों बहनों, सबको समझ में आया कि नहीं आया? अगला हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। अगला हेडिंग डालेगा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे। There are two principles. The very first principle is whole to part. देखते हैं क्या मतलब इस बात का। Second principle is to locate a point we need minimum 2 reference point. To locate a point we need minimum 2 reference point. 2 रेफरेंस पॉइंट। यह प्रिंसिपल काम लिया जाता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस एरर एक्यूमुलेशन। और ये क्यों काम लिया जाता है, जैसे कि अगर मुझे ये पॉइंट, चलो इसको समझा दूंगा मैं। प्रवीण कुमार नहीं आया क्या आज क्लास में? प्रवीण कुमार, आर यू इन द क्लास? मुझे लग रहा है शायद नहीं आया।
हाँ जी, नहीं आया क्लास में आज, ही इज नॉट इन द क्लास। ये प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल है, सिद्धांत वाला प्रिंसिपल है, तो PLE आएगा। खैर उससे क्या मतलब। हाँ वो क्लास में नहीं है, कैसे पहचाने हम, इसलिए पहचाने क्योंकि वो होते और मैं हेडिंग डालता सर्वेइंग, सबसे पहले पूछते सर इसका सिलेबस बता दो। ट्रांसपोर्टेशन में भी, सॉइल में भी, PMC में भी, तो इधर भी पूछते ही ना। अभी किसी ने पूछा नहीं, इसका मतलब वो नहीं है क्लास में, कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें सर्वेइंग में ख़त्म करने में हमें 100 घंटे लगेंगे, और अगर मैं आपसे बोलूं कि सर्वेइंग के पहला चैप्टर ख़त्म करने में 1 घंटा, फिर कंपास सर्वे ख़त्म करने में 9 घंटे, फिर चेन सर्वे ख़त्म करने में 15 घंटे, फिर हमें लेवलिंग ख़त्म करने में 12 घंटे, फिर हमें ये ख़त्म करने में 8 घंटे, ये तो आपके लिए ज़्यादा सही चीज़ क्या है? व्हाट इज़ द बेटर थिंग टू स्टार्ट? एक बड़ा टारगेट करके चलोगे तो छोटे छोटे टारगेट पूरे हो जाएंगे। छोटे टारगेट में अगर गलती हो गई तो वो गलतियां एक्यूमुलेट होती जाएगी। आप भी कभी पढ़ने बैठते हो तो ये सोच के बैठते हो कि आज मैं इसका SSC JEE का प्रीवियस ईयर, मतलब सबके लिए बात नहीं चल रही, कुछ लोग जो ये सोचते हैं वो ये बोलते हैं कि आज मैं SSC JEE का प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व कर लूंगा ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं हर 2 मिनट में एक क्वेश्चन करूंगा, बोलेगा ये पूरा सॉल्व करना है। तो हमेशा होल टू पार्ट अप्रोच होती है। पार्ट टू होल जाओगे, एक भी पार्ट में गलती कर दी, गलतियां एक्यूमुलेट होती जाएगी, उस होल से बाहर चले जाओगे। आगे बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? कभी भी पार्ट टू होल नहीं जाना है। पार्ट में गलती हुई, 1-1 सेंटीमीटर की गलती हुई, लास्ट में जाते जाते बाहर चले गए। होल टू पार्ट आना है, बड़े से छोटे छोटे में आते जाइए, बड़ा सोचिए, देन कम इनसाइड इनसाइड इनसाइड। एनीवेज, उसके बाद टू लोकेट अ पॉइंट वी रिक्वायर 2 रेफरेंस पॉइंट। कैसे, आइए समझते हैं। अगर मेरे को आप ये 2 पॉइंट मान लीजिए A और B, ये एक लाइन है, मुझे यहां से एक C पॉइंट को लोकेट करना है, तो पहले तो मुझे ये चाहिए AB लाइन। पहला रेफरेंस तो यही हो गया, पहला रेफरेंस तो यही हो गया, ये फर्स्ट रेफरेंस हो गया, और दूसरा रेफरेंस ये हो गया, ये सेकंड लाइन आ गई कि भाई मैं A से 5 सेंटीमीटर चलूंगा फिर 10 सेंटीमीटर चलूंगा तब C आएगा, या मैं B से 8 सेंटीमीटर चलूंगा तो 10 सेंटीमीटर चलूंगा तो C आएगा। आ गई समझ में बात? पहला रेफरेंस तो ये। दूसरा, आप मुझे AB की लेंथ बता दीजिए और C को लोकेट करने के लिए एंगल बता दीजिए, तो C लोकेट हो जाएगा। तो ये पहला अप्रोच हो गया, और ये थीटा आपका क्या हो गया, दूसरा अप्रोच हो गया। सॉरी, ये वाला पहला अप्रोच हो गया, थीटा आपका क्या हो गया, दूसरा अप्रोच हो गया। कि A पॉइंट से 50 मीटर दूर 30 डिग्री एंगल पे एक पॉइंट है जो आपको लोकेट करना है। 50 मीटर दूर 30 डिग्री एंगल पे एक पॉइंट है वो लोकेट करना है, ठीक है। तीसरा अप्रोच किसी भी पॉइंट को लोकेट करने का, A से 50 मीटर चले जाइए और B से भी 50 मीटर चले जाइए, तो आपका C पॉइंट आ जाएगा। तो इस क्या क्या आपका बन रहा है, ये बन रहा है ऑफसेट, ये बन रहा है कंपास सर्वे एंगल एंड लेंथ, कंपास सर्वे एंगल एंड लेंथ, ये बन रहा है ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगल के बेस पे हम जाते हैं, ट्रायंगुलेशन बेसिकली इसको बोलेंगे ट्रैवर्स, एंगल एंड लेंथ ट्रैवर्स। प्योरली कंपास सर्वे का एग्जांपल क्या होगा? प्योरली कंपास सर्वे का एग्जांपल होगा ये कि मैंने आपको बोला कि A से और B से, A से 60 डिग्री पे चले जाइए और B से 30 डिग्री पे चले जाइए, आपको C पॉइंट मिल जाएगा। तो θ2 और θ1 दोनों ही मैं आपको बता रहा हूं, तो C पॉइंट मिल जाएगा। ये प्योरली कंपास सर्वे हो गया। दोनों में ही हमने क्या यूज किया, कंपास किया, थेडोलाइट किया, कुछ भी किया, एंगल से मेजरमेंट की। तो कुल मिला के आपको C पे पहुंचना था।
अलग अलग तरीके से पहुंच सकते हैं, ऑफसेट लेके पहुंच सकते हैं, अलग अलग लेंथ से पहुंच सकते हैं, लेंथ और एंगल से पहुंच सकते हैं, दो एंगल से पहुंच सकते हैं। तो आपको दो डाटा तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप बोल दो कि जो बी पॉइंट, ये सी पॉइंट जो है ना, मेरे यहां से 30 डिग्री पे है, तो 30 डिग्री तो ये है ना, ऐसे घुमा दिया मैंने, हो गया 30 डिग्री। अब कहां है सी पॉइंट? 30 तो घुमा दिया, आगे कहां? सिमिलरली ए से 50 मीटर दूर है, तो 50 मीटर दूर तो मैं पहुंच गया। क्या यही है बी पॉइंट? नहीं नहीं नहीं, आप बी से भी 40 आओगे तब जो इंटरसेक्ट बनेगा वो है 50, वो है आपका सी पॉइंट। तो मैं एक जगह से कैसे पहुंचू? क्योंकि ए से आप बोला, आपने ए से बोला 50 मीटर, तो मैं ऐसे जाऊं कि मैं ऐसे 50 मीटर जाऊं कि मैं ऐसे 50 मीटर जाऊं, ऐसे जाऊं, पीछे जाऊं? 50 मीटर कहां? तो आप बोलोगे आप ए से भी 50 मीटर आइए और बी से भी कोई 50 मीटर आएगा, जहां दोनों मिल जाएंगे वही अपना सी पॉइंट है। क्लियर है? इज दैट क्लियर? कोई है क्या? हाँ, क्लास ऑफ कर दो। Okay. So tomorrow we'll start with the very first chapter known as linear measurement. Today that much of the introduction is very much enough. ये तो चाहिए ही था, करना ही था। तो कल से अपना बेसिक सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। आज हमने बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया, जिसका यूज है भी और नहीं भी। जो आज जितना लिखा है ना, आपको कम से कम भी पहले चैप्टर में 10 से 20 सवाल मिलेंगे सिर्फ आज के टॉपिक से। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच। वी विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट इन द नेक्स्ट लेवल एंड फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।